अक्सर लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन को स्टैन ली ने बनाया है, मार्वल को स्टैन ली ने बनाया है, केविन फैगी को भी स्टैन ली ने बनाया है। लेकिन सच तो यह है कि स्टैन ली ने अपनी इमेज के सिवा और कुछ भी नहीं बनाया है, जिसके चलते लोगों को यह लगता है कि मार्वल और मार्वल से जुड़ी हुई हर चीज स्टैन ली ने अकेले बनाई है। Stan Lee, creator of Marvel Comics? लेकिन ये माइंडसेट आखिर लोगों में बना कैसे? तो अगर तुम मार्वल कॉमिक्स को ध्यान से देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि रिटन एंड स्क्रिप्टेड बाय स्टैन ली। तो आम जनता को तो यही लगेगा ना, ये सारा काम स्टैन ली ने खुद करा है, बाकी सब हरामखोरी कर रहे थे। हाँ, अब स्टैन ली का कॉन्ट्रीब्यूशन सुपर हीरो जॉनरा को बचाने में है, उतना ही है जितना कि तैमूर का था अपने अब्बू को बचाने में। अब स्टैन ली के बहुत सारे नाम तुम से जानते होगे, जैसे कि बिगेस्ट क्रिएटर, लेजेंड, मार्वल का मसीहा, आशीष चंचलानी का मामा और भी बहुत कुछ। और मैं मानता हूँ कि वो ये सब है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो दिखाने में एक्सपर्ट थे। वही हाल था कि काम करूं झाट भर, गुन गाऊं रात भर। अब मार्वल वाले इस चीज को कभी नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं कि ये गलत है, मगर उस इंसान की रेपुटेशन अगर बिगड़ गई तो ये जो उसकी लेगेसी के नाम पर पूरा एम्पायर बना है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि स्टैन ली मार्वल की मूवीज में तब से कैमियो कर रहे हैं जब से एमसीयू का आइडिया भी नहीं आया था। और आफ्टर ऑल स्टैन ली मार्वल का एक कैरेक्टर ही तो है जो कि उसकी मूवीज और इवन कॉमिक्स में भी कैमियो करा करते थे। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे सुपर हीरो जॉनरा का सारा क्रेडिट स्टैन ली को दे दिया गया और बाकियों को क्या मिला? घंटा। और कैसे स्टैन ली की एक बनाई हुई इमेज को हम जानते हैं, ना कि स्टैन ली को। और हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोगों को ऑफेंड करे, लेकिन खैर शुरू किया जाए। स्टैन ली, जिनका पूरा नाम स्टैनली मार्टिन, क्या करोगे जान के? कौन सा तुम्हें उनका आधार कार्ड बनाना है? देखो, स्टैन ली ने अपना कॉमिक बुक करियर शुरू करा था 17 साल की उम्र में, जहां उसके एक रिलेटिव थे मार्टिन गुडमैन, जो कि पब्लिशर थे टाइमली कॉमिक्स के, जो कि आगे जाके मार्वल कॉमिक्स बनता है, जहां उसको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट मिली हुई थी। नेपोटिज्म। लेकिन स्टैन ली नेपोटिज्म में रणवीर कपूर निकला, ना कि जुनैद खान। मार्वल को डीसी से स्टैंड आउट करने और फैंस के दिलों में एक नई जगह बनाने में स्टैन ली का बहुत बड़ा हाथ है। स्टैन ली ने शुरू तो एक असिस्टेंट की तरह करा था, टाइम के साथ साथ वो एडिटर बने, राइटर बने, बहुत सारी कॉमिक्स उन्होंने लिखी। और एक टाइम ऐसा आ गया जब स्टैन ली को कॉमिक्स लिखने में वो एक्साइटमेंट मिलती ही नहीं थी। उन्होंने अपनी सगी बीवी से बोला कि ये बिजनेस बड़े लोगों के लिए शायद है ही नहीं। और स्टैन ली का मेन कंसर्न ये था कि इस जॉनरा का आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या कोई फ्यूचर भी है इसका कि नहीं। स्टैन ली ऐसी स्टोरीज लिखना चाहते थे जो कि बड़े लोग भी पढ़ सकें, स्पेशली एडल्ट्स को वो अपनी स्टोरी से इंप्रेस करना चाहते थे। और फिर स्टैन ली ने अपनी बीवी की बात मानी और एक लास्ट स्टोरी लिखने का डिसाइड करा। उन्होंने सोचा कि चल गई तो ठीक है, वरना फिर नॉटी अमेरिका के लिए स्टोरी लिखेंगे। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी स्टोरी ग्राउंडेड हो और साइंस फिक्शन में बढ़ते हुए स्टैन ली ने तब क्रिएट करा फैंटास्टिक फोर। फिक्शनल कैरेक्टर्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम डालकर उन्हें रिलेटेबल बना दिया था, ताकि सुपर हीरो कॉमिक्स सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि एडल्ट्स भी पढ़ें। और मार्वल की पहली सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर का आइडिया स्टैन ली को डीसी की जस्टिस लीग से ही आया था। लेकिन स्टैन ली ने फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स में कुछ ऐसे अनयूजुअल से ट्रेट्स रखे थे जो कि उन्हें अट्रैक्टिव भी बनाता था और रिलेटेबल भी बनाता था। और इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ट्रेट को आगे भी कंटिन्यू रखा गया, जहां स्पाइडरमैन, जो कि एक सुपर हीरो है, पर उसका ऑल्टर ईगो पीटर पार्कर, वो कॉलेज में बुली होता है। डेयरडेविल, जो कि क्राइम फाइटिंग विजिलेंटी है, मगर साथ ही साथ वो डिसेबल भी है। और इसी फैक्टर ने मार्वल को स्टैंड आउट करा डीसी से। स्टैन ली ने जितने भी कैरेक्टर्स बनाए थे, उन सभी में जो कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी थी वो क्लैश होती रहती थी, जो कि कैरेक्टर को और भी डेप्थ देती थी और इंटरेस्टिंग बनाती थी ऑडियंस के लिए। अक्सर तुम ये देखोगे कि स्टैन ली ने जो भी कैरेक्टर्स के नाम दिए थे वो सेम लेटर से शुरू होते हैं, जैसे कि पीटर पार्कर, रीड रिचर्ड्स, स्टीफन स्ट्रेंज, सुजन स्टॉर्म, पवित्र प्रभाकर। अब ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन स्टैन ली का ये मानना था कि वो चाहते थे कि उनके कैरेक्टर्स ऑडियंस को याद रहें। और जहां डीसी कॉमिक्स में फिक्शनल सिटीज को दिखाया गया था, जैसे कि मेट्रोपोलिस, गॉथम, स्टैन ली ने अपने सुपर हीरोज के लिए रियल वर्ल्ड लोकेशन को चूज करा था, ताकि लोगों को लगे कि वो उसी शहर में रहते हैं जहां उनका फेवरेट सुपर हीरो रहता है। जैसे स्कैम का दूसरा नाम विजय माल्या है, जैसे पेड प्रमोशन का दूसरा नाम वीर कपाड़िया है, वैसे ही कैमियो का दूसरा नाम स्टैन ली है। और ये कैमियो तब से कर रहे हैं जब से स्टैन ली के सर पे पूरे बाल थे। लेकिन ये कैमियो शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली एक बिजनेस इनसाइडर को स्टैन ली बताते हैं कि ये एक मजाक में शुरू हुआ था। वो ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे वो स्टैन ली को कॉमिक्स में ड्रॉ कर देते थे और स्टैन ली उन पे डायलॉग बबल्स बना देते थे। और फिर ये रीडर्स को पसंद आने लगा तो इसको आगे कंटिन्यू रखा गया। और देखते ही देखते मार्वल ने स्टैन ली को कंपनी का फेस बना दिया, जहां पहले कॉमिक्स में वो कैमियो करा करते थे, फिर टीवी शोज में और अल्टीमेटली मूवीज में। अक्सर तुम देखोगे जगह जगह लिखा रहता है कि स्टैन ली द को क्रिएटर ऑफ स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन। स्टैन ली के मुताबिक तो ये सारे कैरेक्टर्स स्टैन ली नहीं सोचे थे, पर जैक कर्बी और स्टीव डिट्को कुछ और कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्टैन ली ने कभी कोई एविडेंस नहीं दिखाया इसके रिगार्डिंग, बस दुनिया को ये कन्वे किया कि ये सारे कैरेक्टर्स उनके हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई प्रोटोटाइप जैसा। अब जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, इसका क्या सबूत है? वो मजदूर दिखा सकता है जिनके हाथ काट दिए थे?
अब सच क्या है वो तो इन दोनों के सिवा कोई नहीं जानता। और ये एलिगेशन अक्सर स्टैनली पर लगाया जाता है कि उन्होंने कभी भी अपने साथी राइटर्स या एडिटर्स को उतना क्रेडिट दिया ही नहीं जितना कि वो डिजर्व करते थे, इसीलिए मैं अकेले काम करता हूँ। पता चला कल कोई क्रेडिट मांगने आ गया, पर एक्चुअली ये सच नहीं है। स्टैनली ने हमेशा स्टीव डिट्को, जैक कर्बी और जितने भी लोग थे स्टैनली के साथ, उन सबको क्रेडिट दिया है स्टैनली ने, लेकिन उन लोगों पर ऑडियंस और मीडिया ने इतना ध्यान दिया ही नहीं। क्यों? इसके 3 रीजन है। पहला तो ये कि जो स्टैनली है वो मार्वल का फेस और वॉइस दोनों ही बन चुके थे, तो ऑडियंस और किसी पे फोकस करती ही नहीं थी। दूसरा, स्टैनली के पास वो करिश्मा था जो स्टीव डिट्को और जैक कर्बी के पास नहीं था, मीडिया से बात करने का, ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का। तीसरा, किस्मत ने स्टैनली का बहुत साथ दिया। स्टैनली उस टाइम पर भी एक हायर पोजीशन पे थे, या कह लो कि वो हेड एडिटर थे, लेकिन स्टीव डिट्को और जैक कर्बी बस एक फ्रीलांसर थे, दिहाड़ी पे काम कर रहे थे दोनों के दोनों। तो इन दोनों को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने का कभी मौका मिला ही नहीं, क्योंकि 1990s में ही दोनों आरआईपी हो गए थे, जिस टाइम तक कि ना ही एक्समैन मूवीज आई थी, ना ही स्पाइडरमैन मूवीज आई थी। बेसिकली सुपर हीरो जॉनरा का वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी से पहले ही दोनों चले गए, और जब इंटरनेट और मीडिया ने इस जॉनरा पर ध्यान देना शुरू करा तो सिर्फ स्टैनली ही बचे थे जो कि मार्वल कॉमिक्स के फेस थे। तो इसीलिए स्टैनली को और भी ज्यादा प्रेस करा जाने लगा। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीजों का मिलना इस चीज पर भी निर्भर करता है कि आप वहां पर मौजूद हैं कि नहीं। ये कोई धोखे की दास्तान नहीं है, ये दास्तान है एक इंट्रोवर्ट की, जिसने की ओरिजिनली एक जोक लिखा था, पर एक एक्सट्रोवर्ट ने उस जोक को कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने बोला और सबको लगा कि ये जोक उसका खुद का है। क्या पक रहे हो मादरचोद? द राइज एंड फॉल ऑफ स्टैनली बुक में ये बताया गया है कि स्टैनली को ये सुपर हीरो मूवीज कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें सिर्फ कैमियो देना पसंद था, पर उसे जाकर देखना नहीं पसंद था। मैंने भी कहीं सुना था कि अर्जुन कपूर वो मूवीज नहीं देखता है जिसमें वो काम करता है। इस बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रेड कारपेट वॉक खत्म होते ही स्टैनली अपने बॉडीगार्ड से कहते थे कि चलो घर जाने का टाइम आ गया है। पर देखो, अब ये सारी बातें तब बाहर आई थी जब स्टैनली 80 साल के थे। अब इस उम्र में इन सारी चीजों को कोई एंजॉय नहीं करता है। इस उम्र में तो सिर्फ एक ही चिंता रहती है, कहीं सुसु ना निकल जाए। अब तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं स्टैनली की जायदाद के पीछे हूँ। वेल, वो भी तो नहीं थी उनके पास। मार्वल उन्हें हर साल सिर्फ $1 मिलियन देता था, और इज्जत के नाम पे उन्हें चेयरमैन बना रखा था, क्योंकि वो चेयर पे बैठे रहते थे। उम्र जो हो गई थी उनकी, और फिर उनके खुद के मैनेजर ने उनका कीमती सामान बेच के पैसा कमाया है। किया मॉर्गन, जो कि उनके एक्स मैनेजर रह चुके हैं, स्टैनली की वो चीजें जो उनके दिल के करीब हैं उन्हें बेच दी $2 लाख में। तो कहीं ना कहीं वो एक एडल्ट अब्यूज का भी शिकार रहे थे अपनी जिंदगी के आखिरी चरणों में। अब देखो, ऐसा नहीं है कि स्टैनली कोई दरिंदा था जो कि दूसरों के क्रेडिट चुराता था प्रीतम की तरह। स्टैनली ने कभी भी ये नहीं बोला कि मार्वल कॉमिक्स का क्रिएटर वो है, बस लोगों ने ऐसा मान लिया और स्टैनली ने कभी मना नहीं किया। वैसे ही जैसे कि अगर जानवी कपूर मान ले कि मैं उसका पति हूं तो मैं मना नहीं करूंगा। और मेरा इस वीडियो के थ्रू स्टैनली या उनकी जो भी लेगेसी है उसको लुक डाउन अपॉन करना नहीं है। मैं बस जिसका जो क्रेडिट है मैं वही बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं होने वाला कि स्टीव डिट्को ऊपर से नीचे आके मुझे बोलेंगे शाबाश। नहीं, स्टैनली का इस कॉमिक बुक जॉनरा में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत है, क्योंकि वो इस जॉनरा को लेके पैशनेट थे, और जब कोई इस चीज को लेके पैशनेट होता है ना तो वो चीज बहुत आगे जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब पता है बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या करूँ यार, ये एग्जाम आ जाते हैं और एग्जाम और यूट्यूब दोनों साथ में मैनेज हो नहीं पाता है। और अगर मैं 2 हफ्ते वीडियो ना अपलोड करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर गया हूँ। ठीक है, चलो अब मैं जा रहा हूँ सूर्य नमस्कार करने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि सुबह हो गई है। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।